वेलकम टू करियर सपोर्ट। ये साइंस लेक्चर सीरीज का दूसरा वीडियो है। इस लेक्चर में हम लोग कुछ और साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, द वर्ड बायोडायवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय अर्नस्ट पियर डब्ल्यू.जी. रोसेन, टैंसलिया ऑडम। राइट आंसर इज डब्ल्यू.जी. रोसेन। बायोडायवर्सिटी क्या है? जितने भी लिविंग थिंग्स, प्लांट हो या एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो वैरायटी दिखाई देती है उसे हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं, जैसे वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 22 में। डिकेड 2011 से 2020 तक यूनाइटेड नेशंस डिक्लेयर किए थे इंटरनेशनल डिकेड ऑन बायोडायवर्सिटी। हॉटस्पॉट वर्ड यूज करने वाले पहले थे नॉर्मन मेयर्स। नेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहाँ पे है? चेन्नई। इंडिया में टोटल 10 बायोजियोग्राफिक जोन है और 4 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट एरियाज है। कहाँ कहाँ? वेस्टर्न घाट, इंडो बर्मा रीजन, ईस्टर्न हिमालय और निकोबार आइलैंड का सुंदालैंड। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जिसे हम लोग ईपीए भी कहते हैं, 1986, उसे और किस नाम से जाना जाता है? अम्ब्रेला लेजिस्लेशन ऑन एनवायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट। द मोस्ट मेलेबल मेटल इज प्लैटिनम, सिल्वर, आयरन या गोल्ड। द राइट आंसर इज गोल्ड। कुछ और इस तरीके का क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, वो है ऑक्सीजन। लेकिन अगर बोला जाए मोस्ट एबंडेंट मेटेलिक एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट तो होगा एल्यूमिनियम। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन एटमॉस्फेयर, नाइट्रोजन। और मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, वो है हाइड्रोजन। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन ह्यूमन बॉडी, ऑक्सीजन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल एलिमेंट सीजियम। नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो है फ्लूरीन। लिक्विड मेटल है मरकरी और नॉन मेटेलिक एलिमेंट लिक्विड में है ब्रोमीन। हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका है? क्लोरीन का। Which of the following is the weakest force? Gravitational force, electromagnetic force, nuclear force या electrostatic force? हमारे पास नेचर में 4 तरीके के फंडामेंटल फोर्स होते हैं, ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक फोर्स एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ऑब्जेक्ट के बीच में जो यूनिवर्सल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है उसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देने वाले थे न्यूटन। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर बॉडी पे एप्लीकेबल होता है, उनका सेम साइज और पोजीशन। ये लॉ क्या था? अगर दो मास है हमारे पास m1 और m2 और उनके बीच अगर डिस्टेंस d हो तो इनके बीच में जो फोर्स काम करता है वो जो फोर्स होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों को मिला दे तो जो फोर्स होगा वो होगा प्रोपोर्शनल टू m1 m2 by d स्क्वायर। और इसी से अगर हम लोग लाइन फोर्स हो जाएगा हमारे पास g m1 m2 by d स्क्वायर। g क्या है? g है हमारे पास यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसका वैल्यू होता है 6.67 into 10 to the power minus 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg to the power minus। और इसका अगर डायमेंशन पूछे, डायमेंशन होगा m इनवर्स l क्यूब to the power minus। द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स काम करता है उसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे है उस फोर्स को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अनलाइक चार्ज, अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो तो उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है, और अगर दोनों लाइक चार्जेस है, दोनों का दोनों पॉजिटिव या दोनों का दोनों नेगेटिव है, तो वो फोर्स होता है रिपल्सिव फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देने वाले कौन थे? कूलम्ब्स लॉ। लेकिन अगर वही चार्ज पार्टिकल मूव करे तो वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस करता है। तो चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो एक तरीका का फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों से मिलकर बनता है। कूलम्ब्स लॉ का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इक्वेशन था वो कुछ इस तरीका से होता है, F equals to K Q1 Q2 by R square। कुछ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के जैसे। और इसी से रिलेटेड एक मीम्स सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा घूमता है, जैसे न्यूटन दिए थे F equals to G m1 m2 by d square और कूलम्ब्स F equals to K Q1 Q2 by R square। वीक फोर्स क्या है? वीक फोर्स रिलेटेड है रेडियोएक्टिविटी के बीटा डीके से। जब रेडियोएक्टिविटी का बीटा डीके होता है तो न्यूट्रॉन बनाता है एक बीटा पार्टिकल, जिसे हम इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, एक प्रोटॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। तो इस बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो के बीच में जो इंटरेक्टिव फोर्स काम करता है उसे हम लोग वीक फोर्स कहते हैं। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है न्यूक्लियस के अंदर, मतलब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के अंदर मेसन्स पार्टिकल के एक्सचेंज की वजह से एक फोर्स प्रोड्यूस होता है, जिसे हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। और वही इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर बाइंड करके रखता है। यही नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। और इन चारों फोर्स के बीच में हम लोग रिलेशन देख लेते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर हम लोग 1 यूनिट पकड़े, ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर 1 यूनिट पकड़े तो उसका वीक न्यूक्लियर फोर्स उसका 10 to the power 25 टाइम्स होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उसका 10 to the power 36 टाइम्स।
और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स का 10⁻38 टाइम्स होता है। In p type of semiconductor, what is the main charge carrier of electricity? And right answer is positive holes. Semiconductor material किसे कहते हैं? Semiconductor वो materials होते हैं जिसका conductivity conductor से कम और insulator से ज्यादा होता है। Semiconductor material दो तरीके का होता है, intrinsic semiconductor और extrinsic semiconductor। Intrinsic मतलब pure form of semiconductor जो जर्मेनियम और सिलिकॉन से मिलकर बनता है। Extrinsic semiconductor वो होते हैं जिसमें हम लोग डोपिंग करते हैं। ये दो तरीका का होता है, N टाइप और P टाइप। N टाइप सेमीकंडक्टर में हम लोग किससे डोपिंग करते हैं, मतलब इंप्योरिटी ऐड करेंगे। इससे हम लोग कौन सा इंप्योरिटी ऐड करते हैं? पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं। ये पेंटावैलेंट कुछ देख लेते हैं, एलिमेंट जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। Sb मतलब होता है एंटीमनी। और P टाइप सेमीकंडक्टर में ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं, जैसे गैलियम, बोरॉन, इंडियम, एल्यूमिनियम। P टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है होल्स, और N टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन। द करंट ऑन 100 वाट 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक बल्ब, लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे जो पावर होता है वो होता है वोल्टेज इनटू करंट। तो करंट हो जाएगा हमारे पास पावर बाय वोल्टेज। तो पावर कितना है? 100 वाट है पावर, और वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/11 करंट की वैल्यू होता है एम्पीयर। If the length and cross section of a wire are both doubled, the resistance will. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है हमारे पास रो L बाई A। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और A होता है क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। तो अगर हमारे पास ये ओल्ड रेजिस्टेंस है, अगर हमारे पास न्यू रेजिस्टेंस में बोला जा रहा है कि लेंथ को भी हम लोग डबल कर दिए और क्रॉस सेक्शन एरिया को भी डबल कर दिए, तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग देखेंगे यही रो L बाई यही आएगा। दो दो कट गया, ये तो सेम आगे के बराबर ही है, ओल्ड के बराबर है। तो रेजिस्टेंस कुछ चेंज हो नहीं, रेजिस्टेंस रिमेन अनचेंज। मटेरियल्स लाइक जर्मेनियम एंड सिलिकॉन को हम लोग किस नाम से जानते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ ब्राउनियन बोसन। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन की वजह से इन द ईयर 1920। बहुत सारे लोग इस रिलेटिविटी थ्योरी से कंफ्यूज हो जाते हैं, बट राइट आंसर इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन 1920। द रेजिस्टेंस ऑफ द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस विद राइज इन टेंपरेचर। तो जब हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो अगर वो कंडक्टर हो तो इसका रेजिस्टेंस तो इंक्रीज होता है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज हो सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है। तो राइट आंसर इज, इसमें सिर्फ सेमीकंडक्टर कौन सा? सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है। द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम लोग वैल्यू देते थे 6.67 10 to the power -11 मीटर क्यूब केजी इनवर्स सेकंड टू द पावर -2। तो यहाँ पे जितना भी ऑप्शंस दिए गए हैं सब सीजीएस यूनिट में है, तो इसको भी हम लोग सीजीएस यूनिट में चेंज कर लेते हैं। जैसे मीटर को हम लोग सीजीएस में चेंज करेंगे तो हो जाएगा सेंटीमीटर, केजी को चेंज करेंगे तो हो जाएगा ग्राम, सेकंड तो सेम ही रहेगा। तो राइट आंसर इज सेंटीमीटर क्यूब ग्राम इनवर्स सेकंड टू द पावर -2। एन एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम या एनर्जी। राइट आंसर क्या है? एनर्जी। देख लेते हैं स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं। वही उसी तरह वेक्टर क्वांटिटी वो होते हैं जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का जरूरत पड़ता है। एग्जांपल क्या होंगे स्केलर क्वांटिटीज के? डिस्टेंस, स्पीड, मास, वॉल्यूम, टाइम, वर्क, डेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल होंगे वेलोसिटी, वेट, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंगुलर वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट इंडिया का क्या था? IRS-1A। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, जैसे इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च इकोस्पार एस्टैब्लिश हुआ था 1962 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। बाद में इसी का नाम चेंज हो जाता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो। कब? 15 अगस्त 1969। इंडिया में सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं? उडुपी रामाचंद्र राव को। आर्यभट्टा इंडिया का जो पहला सैटेलाइट था जो इसरो ने डेवलप किया था, लॉन्च किया गया था उसको सोवियत कॉस्मोस 3M रॉकेट, कहां से? कपूस 3 यार
19 अप्रैल 1975 में। रोहिणी इंडिया का पहला सैटेलाइट था, लॉन्च फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल, और फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है विक्रम साराभाई को। ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, स्कैटरिंग या रिफ्लेक्शन। तो राइट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर क्या है? एक फ्लेक्सिबल वायर है जो सिलिका ग्लास और प्लास्टिक से मिलकर बना रहता है और इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के जरिए। इसके यूजेस कहाँ कहाँ है? मेडिकल एप्लीकेशन जैसे एंडोस्कोपी का आप लोग नाम सुने होंगे, टेलीविजन केबल, टेलीफोन, सीसीटीवी कैमरा, कंप्यूटर नेटवर्किंग और इंटरनेट में। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स इन इंडिया किसे कहा जाता है? नरेंद्र सिंह कपानी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लो करंट डिस्प्ले, लाइट सर्किट डिस्प्ले है ना? राइट आंसर इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बेसिकली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसे कुछ कनेक्ट रहते हैं और इसमें सब में सेम वोल्टेज अप्लाई होता है, तो किसी वजह से एक रेजिस्टेंस काम ना भी करे तो बाकी रेजिस्टेंस को उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इसीलिए डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग को हम लोग पैरेलल कनेक्शन में जोड़ते हैं। LED stands for light emitting device, light emitting diode, light encapsulated device, a light emitting dots. The right answer is light emitting diode. At what temperature Celsius and Fahrenheit readings will be set? Celsius and Fahrenheit टेम्परेचर का जो रिलेशन होता है वो होता है C/5 equals to F minus 32/9। अब दोनों रीडिंग सेम होंगे तो हम लोग C की जगह पे भी x बैठा देते हैं और F की जगह पे भी x बैठा देते हैं। बस इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 9x equals to 5x minus 5 into 32 मतलब 160। अब 5x की इस तरफ लाएं माइनस 160, तो 4x is equal to minus 160, x is equal to minus 40। अब इसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड कहिए या 40 डिग्री फारेनहाइट कहिए, दोनों तो सेम है। राइट आंसर इज minus 40। With increase in temperature, the resistance of the pure semiconductor decreases. Conductor होता तो increase करता, semiconductor में decrease करता है। 1 nanometer is equivalent to 1 nanometer होता है 10 to the power minus 9 मीटर। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखे 1 नैनोमीटर इक्वल्स टू 10 into 10 to the power minus 10 मीटर, तो 10 to the power minus 9 के ही बराबर हुआ, और 10 to the power minus 10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर। 1 नैनोमीटर हो गया हमारे पास 10 एंगस्ट्रॉम, और यहाँ पे लिख लीजिए 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल्स टू होता है 10 to the power minus 10 मीटर। तो राइट आंसर इज 10 एंगस्ट्रॉम। ऐसे कुछ और प्रीफिक्स देख लेते हैं, जैसे किलो 10 to the power 3, मेगा 10 to the power 6, गीगा 10 to the power 9, टेरा 10 to the power 12। क्लास में हम लोग देखे थे पीको 10 to the power minus 12 मीटर। तो ये चार्ट एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। इसको न्यूक्लियर साइजेस आर एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स नेम फर्मी, और एक फर्मी बराबर होता है 10 to the power minus 15 मीटर। द पावर ऑफ द लेंस इज प्लस टू डायोप्टर द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड इट्स नेचर। अच्छा, दो लेंस होते हैं हमारे पास, कॉन्केव लेंस। कॉन्केव लेंस जो होता है उसका पावर होता है नेगेटिव, और कॉन्वेक्स लेंस इसका पावर होता है पॉजिटिव। तो ऑप्शन के हिसाब से तो हम लोग समझ गए कि या तो ऑप्शन 2 होगा या ऑप्शन 3 होगा। अब फोकस लेंथ का जो फॉर्मूला होता है 100/p सेंटीमीटर। लेंस का पावर किससे मेजर करते हैं हम लोग? कौन से यूनिट से? डायोप्टर। तो यहाँ पे बस बैठा देंगे हम लोग 100/p के जगह बैठा देंगे 2 सेंटीमीटर, तो फोकल लेंथ हो गया हमारे पास 50 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर हो गया फोकल लेंथ होगा 50 सेंटीमीटर। लेंस कौन सा है? पॉजिटिव पावर की वजह से कॉन्वेक्स लेंस। और कुछ हम लोग लेंस की यूजेस देख लेते हैं, जैसे मायोपिया। मायोपिया को हम लोग कहते हैं नियर व शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब नियर का व्यू तो क्लियर है लेकिन फार का व्यू क्लियर नहीं, इसके लिए हम लोग कॉन्केव लेंस यूज करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया मतलब फार या लॉन्ग साइटेडनेस। फार या लॉन्ग साइटेडनेस मतलब फार का व्यू तो क्लियर है बट नियर का क्लियर नहीं है, इसीलिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। प्रेसबायोपिया ओल्ड पीपल को देखा जाता है इनका नियर और फार दोनों का व्यू क्लियर नहीं रहता, ना नियर का ना फार का। उसके वजह से हम लोग कौन सी यूज करते हैं? बाइफोकल लेंस यूज करते हैं, कॉन्केव प्लस कॉन्वेक्स। तो एक ऐसे होता है कुछ, ऊपर हम लोग यूज करते हैं कॉन्केव लेंस और नीचे कॉन्वेक्स लेंस। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? कॉर्निया डिस्टॉर्शन की वजह से जो इमेज फॉर्म होने वाला रहता है एक पॉइंट में ना फॉर्म होकर बहुत सारे अलग अलग पॉइंट में फॉर्म होते हैं, इसको हम लोग एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। और इसके लिए हम लोग जो लेंस यूज करते हैं वो होता है सिलिंड्रिकल लेंस या टॉरिक लेंस। ये बैटरी कंसिस्ट ऑफ 10 सेल, सबका ईएमएफ 1 वोल्ट है। 2 सेल को हम लोग रॉन्गली कनेक्टेड कर दिए तो नेट ईएमएफ कितना होगा? तो नेट ईएमएफ जो होता है हमारे पास, नेट ईएमएफ जो होगा
होता है जितना हमारे पास पॉजिटिवली कनेक्टेड रहेंगे, जैसे राइट कनेक्टेड, पॉजिटिव कनेक्टेड रहेंगे, इससे माइनस कर देंगे जितना रॉन्ग कनेक्टेड रहेंगे। अच्छा 10 थे टोटल, तो 10 था, 10 में अगर 2 को हम लोग रॉन्गली कनेक्ट कर दिए तो बचा कितना हमारे पास 8 सही तरीके से कनेक्टेड है, तो नेट ईएमएफ हो जाएगा 8 - 2 6। राइट आंसर इज 6। C.V. Raman was awarded the Nobel Prize for his work connected with which phenomenon of radiation? Raman scattering. The number of electron present in H plus. हाइड्रोजन का प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है 1, तो एटॉमिक नंबर मतलब प्रोटॉन भी 1 और इलेक्ट्रॉन भी 1। लेकिन सवाल पूछा है H प्लस कैटायन का, ऊपर जब प्लस होता है, प्लस मतलब होता है हमारे पास डेफिशिएंसी, जितना प्लस उतना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था और H प्लस में एक ही इलेक्ट्रॉन का डेफिशियंसी है, H प्लस में कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने। Mg2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, तो Mg2 प्लस, Mg का एटॉमिक नंबर होता है 12, एटॉमिक नंबर 12 मतलब प्रोटॉन नंबर भी 12 और इलेक्ट्रॉन नंबर भी 12। अगर Mg2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी है, तो भी इसका प्रोटॉन नंबर तो 12, लेकिन इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के डेफिशिएंसी को वैसे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10। अब किससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो मैग्नीशियम के आसपास कोई एलिमेंट दिखाई दे रहा है, सोडियम, तो उससे पहले चेक कर लेते हैं Na प्लस, तो Na सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, प्रोटॉन नंबर भी 11 एंड इलेक्ट्रॉन नंबर भी 11, Na प्लस, तो 1 इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी, प्रोटॉन तो 11 बट इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 10, आइसो इलेक्ट्रॉन किससे हुआ, Mg2 प्लस इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद Na प्लस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।